चलिए हम लोग जो है अभी हवा के बारे में शुरू कर रहे हैं। अब हमने जो है कुदरती वसाइल को समझा है। कुदरती वसाइल में हवा, पानी और जमीन, ये तीनों चीजें शामिल है जिसके बारे में अभी हमको मालूम करना है। उसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में हवा के बारे में, एयर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें आपकी किताब में दी गई है जो हवा से मुताल्लिक है। मैं आपको उसमें सबसे पहले इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे कि हवा क्या है। ठीक है, तो हवा जो है हवा कई चीजों का, गैसों का आमेजा है। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और क्या बातें शामिल है हवा में। फजाई कुर्रे का एक अहम हिस्सा भी है हवा। गर्द के जर्रात भी हवा में शामिल होते हैं और आबी बुखारात भी शामिल होते हैं। इन सब का मजमुआ जो है क्या कहलाता है? हवा कहलाता है। इन सब का मजमुआ क्या कहलाता है? हवा कहलाता है। अगर आपको हवा समझना है तो फिर इन चारों बातों को उसके जीवन में समझना पड़ेगा कि गैसें उसमें शामिल होती है, वो फजाई कुर्रे का एक अहम हिस्सा भी है हवा। फिर गर्द के जर्रात भी इसमें शामिल होते हैं और आबी बुखारात भी इसमें शामिल होते हैं। ये सब जब मिल जाते हैं तो हवा कहलाते हैं। अब ये कई गैसों का आमेजा किस तरह से है, कौन कौन सी गैसें हैं जो इसमें शामिल है, तो यहाँ पर देखो। इसमें हवा में जो है नाइट्रोजन शामिल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर अम्ल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है गैसें हवा में शामिल। जो हवा में कई गैसों का आमेजा हमने यहाँ बताया था, इसमें इतनी सारी गैसें, इसके अलावा भी गैसेस जो है शामिल है। बात समझ में आई आपके? तो ये सब मिलकर जो है क्या बनाते हैं? हवा बनाते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हवा में जो है, यहाँ पर देखो उसका परसेंटेज भी बताया गया है। परसेंटेज कौन सी गैसें कितनी है, तो नाइट्रोजन जो है तकरीबन हवा में 78% है। कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है और बकिया जो बची 1% में बाकी सभी गैसेस है। 1% में बाकी सभी गैसेस, 2% में बाकी सभी गैसेस शामिल है। 1-2% जो होता है ये 0.07%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस तरह से कई तरह की गैसेस हवा में शामिल है जिनका परसेंटेज अगर आपको मालूम करना है कि कौन सी गैस कितनी है तो इस ग्राफ से समझा जा सकता है, इस शक्ल की मदद से समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगले इसको। अभी हमको क्या समझना है कि फजाई कुर्रे की 5 तह कौन कौन सी। फजाई कुर्रे की 5 तह होती है, जो मुख्तलिफ 3 कुर्रे है ना, एक आबी कुर्रा है, एक हिजरी कुर्रा है, फिर आबी कुर्रा है और एक फजाई कुर्रा है। तो फजाई कुर्रा जो है हवा का जो कुर्रा है, जमीन के ऊपर से लेकर तो काफी बुलंदी तक किया जाता है, तो उसकी 5 तह है। तो कौन कौन सी 5 तह है? तो सबसे पहली तह कौन सी है? नीचे की तरफ से सबसे पहली तह कौन सी है? ये जमीन है समझो, तो जमीन के ऊपर सबसे पहली तह कुर्रे अव्वल कहलाती है। क्या कहलाती है? कुर्रे अव्वल। ये इस तरह से वहां लकीरें नहीं खींची हुई कि जहां से समझ ले हम फर्क समझ ले, अलबत्ता उनके नाम दिए गए, कुर्रे अव्वल। दूसरा जो कुर्रा है कुर्रे मुतगय्यरा। इसी तरह से तीसरा कुर्रे को कुर्रे वस्ती कहते हैं, चौथे को कुर्रे आयुन और 5वें को कुर्रे बैरूनी कहते हैं। सबसे ज्यादा गैसें जो है वो कुर्रे अव्वल और कुर्रे मुतगय्यरा में, सबसे ज्यादा गैसों का आमेजा जहां कहीं पर मौजूद होता है तो वो पहले 2 कुर्रे होते हैं। बाद में कुर्रे जो है बाद के कुर्रों में गैसों का मजमुआ कम होता चला जाता है ताकि कुर्रे बैरूनी में नहीं के बराबर हो जाए। इसके बाद जो है हवा मौजूद नहीं। ठीक है, फिर वो खला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 तह है फजाई कुर्रे की, जो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। 5 तहों के नाम आपने याद रखना है। यहाँ पर आपको उन तहों के बारे में बताया भी गया है। देखो यहाँ अगर आप गौर करें, कुर्रे अव्वल, जो कुर्रे अव्वल है उसमें कुल हवा की तकरीबन 80% हवा होती है उसमें। यानी अगर कुल हवा को अगर 100% माना जाए तो उसमें से 80% हवा जो होती है वो कुर्रे अव्वल होती है। और कुर्रे मुतगय्यरा में 19% होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में कितनी होती है? 19% हवा होती है। बाकी के 3 जो हिस्से हैं कुर्रे वस्ती और कुर्रे आयोनी में बहुत कम होती है, कुर्रे बैरूनी में उसके आगे हवा नहीं है। ये तीनों हिस्सों में 1% हवा है, बाद में उसके आगे तो हवा नहीं है। बात समझ में आ गई?
पांचों तहे याद रहेगी, कुर्रे अव्वल, कुर्रे मतगैयरा, कुर्रे वस्ती, फिर कुर्रे आयूनी और आखिरी कुर्रे का नाम कुर्रे बैरूनी। इस तरह फजाई कुर्रे की 5 तहे मौजूद है। पांचों तहों के आपने नाम भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम जो है ये देखेंगे कि हवा में कौन कौन सी जो गैसें है जो पाई जाती है, तो उनके इस्तेमाल क्या है ना। जो मुख्तलिफ गैसेस हवा में पाई जाती है उनका क्या इस्तेमाल किया जाता है, उनके यूजेस क्या है, इस बारे में हम मालूम करेंगे। यहाँ कुछ बातें लिखी है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ज्यादा गैस कौन सी मौजूद है हवा में, वो है नाइट्रोजन, तकरीबन 80%। कितने फीसद है? 78%। तो 78% नाइट्रोजन मौजूद है। ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो जानदारों की को जो जरूरी प्रोटीन के दस्तयाबी में मददगार है। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? जानदारों के लिए जो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो प्रोटीन लगते हैं जानदारों को, उसमें नाइट्रोजन होती है ना। वो नाइट्रोजन की मदद से बनते हैं, तैयार होते हैं। अमोनिया की तैयारी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अमोनिया जो है उसकी तैयारी में भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अमोनिया के बारे में मैं आपको बाद में भी तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह। गिजाई अशिया को हवा बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है नाइट्रोजन। गिजाई अशिया को हवा बंद करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे आप पैकेट में चिप्स लाते हैं, पैक जो रहता है, तो उसमें भी जो हवा बंद होता है वो पैकेट या डब्बे, आप कुछ फूड वगैरह आप डब्बों में पैक लाते हैं, पैकिंग में जो डब्बों की शक्ल में आते हैं, तो उसमें भी वो हवा बंद होते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है ताकि लंबे अरसे तक वो चीज खराब ना हो। आमतौर पर हम घर में कोई चीज बनाते हैं तो कितने अरसे में खराब हो जाती है। आपने जो भी खाने की चीज बनाई, बहुत से बहुत 2 दिन 3 दिन रही। अगर कुछ चीजें हैं तो वो 4-5 दिन 6 दिन जाएगी, उसके बाद खराब हो जाती। लेकिन जो हम दुकान से जो चीज खरीद कर लाते हैं खाने की, तो वो कितने दिनों की होती है? कई कई महीने हो जाते हैं, 5-6 महीने। वो क्यों रहती है इतने दिनों तक? क्योंकि उसको हवा बंद करके उसमें नाइट्रोजन रखी जाती है। नाइट्रोजन भी उसमें मौजूद होती है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इस वजह से वो चीज काफी दिनों तक सही सलामत रहती है, अच्छी हालत में रहती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन समझ में आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या होता है। ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन 21%। कितनी है हवा में? तो 21% है, आपने याद रखना है। जानदारों में हमारे तनफ्फुस के लिए जरूरी, ये सबसे अहम है हमारे लिए। ऑक्सीजन को जिंदगी भी कहते हैं, आपने सुना होगा, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो क्या होगा? दम घुट के वहीं मर जाएगा, होगा ना ऐसा ही। तो ऑक्सीजन क्या है? अमल तनफ्फुस, सांस लेने और सांस छोड़ने के अमल के लिए जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा क्या है? एहतराक के अमल के लिए भी जरूरी है। एहतराक का अमल किसे कहते हैं? एहतराक यानी जलने का अमल, है ना। जो भी चीज जलती है तो जलने के अमल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जलने का अमल नहीं होगा, तो इसलिए जलने के अमल में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो अहम गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते, छोड़ते हैं, ठीक है। और जलने के अमल के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है दूसरी गैसेस के साथ साथ। तो नबातात इसे गिजा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या किस इस्तेमाल में आती है? तो नबातात इसे गिजा इस्तेमाल करने के लिए, गिजा तैयार करने के लिए, नबातात जो है गिजा तैयार करने के लिए अगर किसी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होगी तो नबातात अपनी गिजा तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आग फरोकश यानी आग बुझाने वाले आले में भी इस्तेमाल होती है ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा ना, आपकी स्कूल में भी होगा, वो लाल इतना बड़ा डब्बा होता है और उसके एक चिमटा लगा होता है। उसको अगर कहीं पर आग लग जाए तो फिर से मारते बुझाते, उसको एक सफेद किस्म का फव्वारा निकलता है उसमें से, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आर्गन, तो आर्गन जो है बिजली के बल्ब में इस्तेमाल होती है। ये बिजली के जितने बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं आपके अतराफ में जो हो गए, आपके घर में जो इस्तेमाल होते हैं, इन सब में जो है आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखना। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कितना जरूरी है, कितनी अहम गैस है ना। चूंकि बहुत कम है लेकिन फिर भी
इसके इस्तेमालात के एतबार से ये बहुत अहम है, बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हेलियम, तो हेलियम के बारे में, हेलियम जो गैस है उसको भी हमें समझना है कि उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है। तो कम दर्ज हरारत हासिल करने और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाजों में इस्तेमाल होती है। कम दर्जे हरारत हासिल करने के लिए हेलियम का इस्तेमाल किया जाता है और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने इसके इस्तेमाल याद रखना है। नियॉन का इस्तेमाल क्या होता है? इश्तिहार और रास्तों की लाइट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रास्तों पर जो लाइट होती है और जो इश्तिहार में आपने देखा होगा कि वो लाइट लगाकर जो उसको खूबसूरत बनाते हैं, तो उसमें भी नियॉन का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टॉन फ्लोसेंट पाइप में इस्तेमाल होता है। आपने इसके बारे में मजीद भी सर्च करना है। नियॉन का इस्तेमाल फ्लैश फोटोग्राफी में किया जाता है। आपको अगर पूछा गया कि नियॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या डेडेश के लिए नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लैश फोटोग्राफी का इस्तेमाल आपको याद रहना चाहिए। क्रिप्टॉन का इस्तेमाल फ्लोसेंट पाइप के लिए किया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अभी हवा में पाई जाने वाली गैसों के इस्तेमालात के बारे में देखा। अभी हम और मजीद कुछ बातें इसमें समझेंगे। हवा से मुतालिक तमाम चीजें जो है जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो हम कवर करेंगे। एक चीज जो आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, उसके बारे में याद दिया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। हवा में मुख्तलिफ गैसों और दूसरे अज्जा का तवाजुन की वजह से कुर्रे पर जानदारों का वजूद कायम है। हवा में जो गैसेस है, जैसे मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है और दीगर गैसों के फीसद हमने देखे। तो ये जो सब है इनसे एक तवाजुन कायम होता है, एक बैलेंस होती है हवा, है ना। और वो कुर्रे पर जानदारों के वजूद के लिए जरूरी है। अगर उसके तवाजुन में कमी ज्यादती आ गई, ऑक्सीजन का फीसद जो है 21 से घटकर 12, 15, 18 पर आ गया, या नाइट्रोजन का फीसद जो है 78 से घटकर और कुछ होगा या बढ़कर बहुत कुछ हो गया, तो ये इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई। तो ये अगर तवाजुन इस तरह से बढ़ा, है ना, अगर तवाजुन ये कम ज्यादा हो गई तो इसकी वजह से जानदारों का वजूद इस जमीन पर खतरे में आ सकता है। यहाँ इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसका तवाजुन बरकरार रहना जरूरी है और इसके तवाजुन के बरकरार के लिए हमें बहुत अहम काम अंजाम देना है। वो काम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जिंदगी के लिए जरूरी सूरज की रोशनी और हरारत को कुर्रे तक पहुंचने और दिगर मुखजिर अज्जा को रोकने के लिए फजाई कुर्रा बेहद चलनी है। यानी जब ये सूरज और सूरज से जमीन पर आने के लिए जो शुआएं आती है जमीन पर, तो ये शुआओं के आने के लिए जो बीच में फजाई कुर्रा है, जमीन से जो फजाई कुर्रा है, तो ये फजाई कुर्रा उसको जो नुकसानदेह आलाइंदे उसमें शामिल होते हैं, या फिर जो सूरज से निकलने वाली नुकसान पहुंचाने वाली जो शुआएं होती है वो अगर जमीन पर आती है तो जमीन पर आने से कौन उसे रोकता है? उसके नुकसानदेह अज्जा को रोकने की कौन कोशिश करता है? तो ये फजाई कुर्रा जो है इसकी कोशिश करता है। ये कुर्रा इसकी कोशिश करता है कि जो नुकसानदेह या मुज़िर इसके अज्जा है वो जमीन तक ना पहुंचे, जानदारों तक ना पहुंचे, कहीं उनको नुकसान ना पहुंचे। तो ये फजाई कुर्रा जितना अच्छी हालत में होगा, जितना सही सालिम हालत में होगा, तो वो मुज़िर असरात को, मुज़िर अज्जा को जो है रोकेगा। और अगर ये मुतासिर हो जाए या खराब हो जाए या ये किसी तरह से जो है कमी ज्यादती का शिकार हो जाए, तो फिर वो अहम छलनी का काम अंजाम नहीं देगा। फिर मुज़िर अज्जा जमीन तक पहुंचेंगे, इंसानों को और दीगर जानदारों को उससे काफी तकलीफ पहुंचेगी। गर्द, बादल, बर्फ और बारिश वगैरह कुर्रे हवा की वजह से वजूद में आते हैं। ये कुर्रे हवा ही है जिसकी बिना पर गर्द भी, बादल भी, बर्फ भी और बारिश वगैरह भी वजूद में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उस फजाई कुर्रे की हिफाजत करें, उसे सही रखें। आप कैसे कर सकते हैं या वो कैसे खराब होती है? तो आप देखो यहाँ पर फजाई कुर्रा कब मुतासिर होता है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आग लग गई है कहीं तो उसका जो धुआं उठ रहा है, या पटाखे फूट रहे हैं उसका जो धुआं उठ रहा है, या मुख्तलिफ तरह से जो है धुआं गाड़ियों से और चीजों से खारिज हो रहा है। तो ये सारे धुएं जो है क्या कर रहे हैं? हमारे उस फजाई कुर्रे को खराब करने का काम कर रहे हैं। वो जितनी तस्वीरें यहाँ आपको दिख रही है, जितनी चीजें ऐसी दिख रही है जिससे धुआं निकल रहा है, ये सारी की सारी जो है फजाई कुर्रे को मुतासिर कर रही है, उसके तवाज़ुन को खराब कर रही है, उसके छलने होने को जो है मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से वो सही छलने का काम अंजाम नहीं देगा और फिर जमीन पर हालात मुश्किल हो जाएंगे।
यह हवा की आलूदगी फजाई कुर्रे को मुतासिर करती है। जो गैसेस अभी हमने देखे, जो तस्वीरें हमने देखे, वो क्या करती है, तो उससे गैसेस निकलती है और वो गैसेस हवा को खराब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो गैसेस, उससे धुआं जो खारिज होता है वो क्या करता है, सीधा फजाई कुर्रे में शामिल हो जाता है और उसकी वजह से तवाजुन बिगड़ता है। तवाजुन बिगड़ता है उसे ही, जब हवा का तवाजुन बिगड़ता है, हवा के अज्जा का तवाजुन बिगड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, हवा की आलूदगी। हवा में नुकसानदेह या मुज़िर अज्जा जब शामिल हो जाते हैं धुएं की शक्ल में या दूसरी शक्ल में, तो वो क्या कहलाते हैं, हवा की आलूदगी कहलाते हैं। जितने भी सवारी है, बड़े बड़े कारखाने, ईंधन के एहतराक है, तो ये सब जो है लकड़ी कोयला जैसे ईंधन के अधूरे एहतराक से भी जो खारिज होती है मुज़िर गैसें, इन सब से हवा की आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। क्या हो रही है, हवा की आलूदगी बढ़ रही है और फजाई कुर्रा जो है वो मुतासिर हो रहा है, जिसके नतीजे में इंसानी जिंदगी मुश्किल में आ रही है। आपने देखा होगा कि गर्मी हर साल बढ़ रही है ना, तो आपने जरा सोचना इस बारे में कि गर्मी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसके जवाब में आपको ये मिलेगा कि जो फजाई कुर्रा है वो मुतासिर हो रहा है। यहाँ देखिए, ईंधन के जलने से हवा में खारिज होने वाले मुज़िर अज्जा, जब लकड़ी कोयला पत्थर वगैरह जब जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे हवा में कौन कौन सी गैसेस खारिज होती है या हवा को आलूदा करती है, तो वो ये सब है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पर दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं वगैरह, तो ये सब क्या करती है, उसको मुतासिर करती है, हवा को आलूदा करने का काम अंजाम देती है। एक अहम चीज हवाई कुर्रे या फजाई कुर्रे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वो है ओजोन की तह। क्या मालूम होना चाहिए, ओजोन की तह, जिसे हिफाजती गिलाफ दी गई। क्या कहते हैं, हिफाजती गिलाफ। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि सूरज से, इसको O3 भी कहते हैं, ओजोन को O3 भी कहते हैं, O3 की तह या ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर होती क्या है, सूरज से जो शुआएं जमीन पर आती है, सूरज से जो शुआएं जमीन पर आती है, तो उसमें बालाए बनफशी शुआएं भी होती है, बालाए बनफशी शुआएं भी होती है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, है ना, बनफशी शुआएं। ये बालाए बनफशी शुआएं इंसानी जिंदगी और जानदारों के लिए निहायत खतरनाक है और दिगर मौजूदात के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो जब ये जमीन की तरफ आती है तो बीच में जो ओजोन की तह है, ओजोन की तह है तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास जमीन से ऊंचाई पर ये मौजूद होती है। तो एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की होती है याद नहीं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा था तो 16 किलोमीटर के आसपास में ये एक तय होती है, ओजोन की तय जिसे कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये उन बालाए बनफशी शुआओं के असर को कम कर देती है। बालाए बनफशी जो शुआएं आती है जमीन की तरफ, तो वो उसके नुकसान को जो है कम कर देती है, एक तरह से उसके लिए छलने का काम अंजाम देती है। तो उसमें से छन कर जो है ये जब आती है, तो इससे जो नुकसान होने वाले थे, वो नुकसान जमीन पर वो रेस के पहुंचते पहुंचते नहीं होते। जो रेस, जो शुआएं जमीन पर पहुंच रही है, वो ओजोन तह की वजह से फिर छन कर आती है, या उसके नुकसानदेह अज्जा, मुज़िर अज्जा जो है कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर जो रोशनी आती है वो अच्छी रोशनी होती है। यह शुआएं जो पहुंचती है वो जानदारों के लिए नुकसान का बाइस ज्यादा नहीं बनती। अब जब ये ओजोन की तह कम होती जा रही है, ओजोन की तह जो है मुतासिर हो रही है, कम हो रही है, कमजोर हो रही है, तो उसकी वजह से जो है फिर वो ये बालाए बनफशी शुआएं जमीन तक पहुंच रही है और वो काफी नुकसान इसके जरिए से हो रहा है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अब ये बालाए बनफशी शुआएं जो है, या इसको ये कह लीजिए कि ये ओजोन की तह है, तो ओजोन की तह कमजोर कैसे पड़ रही है, तो जो तबरेदी आलात है और जो रेफ्रिजरेटर में हम हवा को सर्व करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गैस इस्तेमाल होती है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों गैसें जब खारिज होती है हवा में, तो ये ओजोन की तह को बर्बाद करती है। आपने याद रखना कौन सी दो गैसेस हैं जो ओजोन की तह को बर्बाद करती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स है। ये दोनों गैसेस जब हवा में शामिल होती है तो ये ओजोन की तह को बर्बाद करती है, जिसकी वजह से जमीन पर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, तेजाबी बारिश के इसके जरिए से होती है और बहुत सारे नुकसान इससे होते हैं। जो हमारा सरमाया है, असासा है, वो भी इसके जरिए से किसी हद तक मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर और एक बात आपने याद रखना है, ओजोन के बारे में इन सब बातों को समझने के साथ साथ
कि ओजोन की तह जो है जानदारों के लिए कितनी अहम है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसके साथ साथ आपने और एक बात याद रखना है कि ओजोन की अहमियत सबको मालूम हो, इसलिए क्या करते हैं 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन मनाते हैं, ओजोन दिन, यानी ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए बेदारी पैदा करने के लिए एक दिन मनाया जाता है जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों में बेदारी पैदा की जाती है कि वो ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाने वाले कोई काम न करें। एक आखिरी बात यहाँ पर देखें आप, तो आपने देखा होगा कि मुंबई, पूना, नागपुर वगैरह बड़े शहरों में रास्तों पर मौजूद मुख्तलिफ अज़ा का तनासुब बताने वाले बोर्ड होते, पोल लगे होते, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी गैस कितनी मौजूद है, उसका तनासुब कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ओजोन कितनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह कितनी है, ये बताया जाता है। इसका ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। क्या कहलाता है ये? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से लगाया जाता है। इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से ये लगाए जाते हैं और इसके जरिए से लोगों में इस बात की हसासियत पैदा की जाती है कि वो हवा जो उसकी क्वालिटी जो मुतासिर हो रही है उसको मुतासिर होने से बचाए, हवा की आलूदगी को कम करे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करे जो हवा को खराब करती हो, हवा को आलूदा करती हो। तो ये बातें यहाँ पर हमने कुदरती वसाइल में हवा के बारे में समझा। अब हम अगले वीडियो में पानी के बारे में समझेंगे। चूँकि हवा हमारे लिए एक जिंदगी का काम अंजाम देती है और बेहद ज़रूरी है, तमाम जानवरों के लिए, ज़मीन की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका ख्याल रखना या इसकी बेहतरी के लिए कोशिशें करना, दरख्त लगाना और मुख्तलिफ काम अंजाम देना, आलूदगी वाली चीज़ों को कम करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इसका ख्याल रखें, कोशिश करें, अपने तौर पर जितनी कोशिश होती है हम सब करें। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में हम पानी के बारे में